एमए सेकेंड सेमेस्टर भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे समुद्र विज्ञान विषय में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है समुद्री निक्षेप। ये समुद्री निक्षेप क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लें। महासागरीय नितल पर जितने भी अवसाद मिलते हैं उन सभी अवसादों के आवरण को हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। और ये जो निक्षेप हैं ये बजरी, रेत या पंख के रूप में महासागरीय तली पर ये जमे रहते हैं, है ना। और स्थलीय निक्षेपों के समान ही समुद्र की तली पर भी अनेक प्रकार के कारणों से कणों का जमाव जो है वो पाया जाता है। और ये जो है समुद्री निक्षेप जो है वो स्थल में जितने भी अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के शैल चूर्णों के अपरदन के द्वारा जो प्राप्त अवसाद होते हैं या जो प्राप्त पदार्थ होते हैं वो नदियों के द्वारा ले जाकर समुद्र की तली में जमा करने से ये बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो प्राप्ति है वो चट्टानों पर अपक्षय और अपरदन से प्राप्त होने वाले अवसाद तथा महासागरीय जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों से निर्मित और विकसित होते हैं। तो समुद्री निक्षेपों के स्रोत, ये जो निक्षेप है वो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके बारे में हम देखें तो समुद्री निक्षेपों के जो स्रोत है वो 4 प्रकार के स्रोतों से हमको ये समुद्री निक्षेपों की प्राप्ति होती है। सबसे पहला जो है आपका वो है स्थलजात सामग्री, दूसरा है जैविक पदार्थ, तीसरा है ज्वालामुखी पदार्थ और अन्य स्रोत। समुद्री निक्षेपों के अंतर्गत सबसे पहला जो हमको जो प्राप्ति होती है वो है स्थलजात निक्षेप या स्थलजात सामग्री, जिसके द्वारा हमको अवसादों की प्राप्ति होती है। तो इसके अंतर्गत स्थलजात सामग्री के अंतर्गत हम गोलाश्म है, बजरी है, रेत या बालू, गाद, मृत्तिका और पंख, इनको हम सम्मिलित करते हैं। ये जो पंख है, पंख या गाद या कीचड़ के रूप में होता है, उसे ही हम पंख कहते हैं। ये 3 प्रकार के पंख हैं, नीली पंख, लाल पंख और हरे पंख। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थलजात स्रोत क्या है। समुद्र की तली में जमा हुए अधिकांश पदार्थ जो होते हैं वो स्थलीय भागों से हमको प्राप्त होते हैं। स्थल की जो चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें या परतदार चट्टानें जो होती हैं, उन चट्टानों पर अपक्षय और अनाच्छादन की क्रियाएं जो है वो निरंतर चलती रहती हैं। निरंतर ये क्रियाएं जो हैं घटित होती रहती हैं, जिनसे कि शैल चूर्ण की प्राप्ति होती है। और ये शैल चूर्ण अपरदन के साधनों के द्वारा सागरों में निरंतर ले जाया जाता है। अपरदन के साधन में मुख्यतः इसमें नदी है जो इन शैल चूर्णों को सागरों में जमा करती रहती है। और समुद्रों में जो निक्षेप या जमाव पाए जाते हैं उनका अधिकांश भाग स्थलीय चट्टानों के अपरदन से प्राप्त होता है। और इन पदार्थों की उत्पत्ति स्थल पर होने के कारण इन्हें हम स्थलजात पदार्थ भी कहते हैं, या स्थलजात सामग्री या स्थलजात स्रोत भी हम इसे कहते हैं। इन स्थलजात पदार्थों की उत्पत्ति को कणों की आकृति, रासायनिक संगठन, इन सभी के आधार पर हम इनको 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले हमने बताया कि गोलाश्म है, बजरी, रेत या बालू, गाद, मृत्तिका और पंख प्रमुख हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये गोलाश्म और बजरी क्या है। गोलाश्म या बोल्डर भी हम इसको कहते हैं। इनके टुकड़ों का व्यास जो है, गोलाश्म के टुकड़ों का व्यास 256 मिलीमीटर हो सकता है या होता है, जबकि बजरी जो है थोड़े से बड़े कण वाले स्थलीय पदार्थ होते हैं। और इनकी जो उत्पत्ति है विशेष रूप से चट्टानी तटों पर लहरों के कटाव के द्वारा होती है। और मतलब कि समुद्र के किनारे जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के कटाव के द्वारा ये बजरी हमको प्राप्त होती है। और ये बजरी जो है समुद्र में बहुत अधिक दूर तक नहीं पहुंच पाती है और इनका जमाव जो है निमग्न स्थलों पर या छिछली खाड़ियों में पाया जाता है। इसके बाद अगला है रेत या बालू। रेत के जो कण होते हैं वो बजरी से काफ़ी महीन होते हैं और रेत के कणों में भी बहुत प्रकार की किस्में जो है वो पाई जाती है। मोटी रेत होती है, मध्यम रेत, एकदम बारीक रेत तथा बहुत बारीक रेत या वेरी फाइन सैंड जिसको कि हम कह सकते हैं, ये पाई जाती है। और ये जो विघटित पदार्थ हैं वो नदियों और हवाओं के द्वारा समुद्रों में पहुंचाए जाते हैं। अगला है सिल्ट या मृत्तिका। सिल्ट, मृत्तिका या पंख भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो कण हैं काफ़ी बारीक कण होते हैं और इनका जो मृत्तिका के जो कण होते हैं वो सिल्ट से छोटे और पंख से बड़े होते हैं। पंख यानी कि एकदम ही महीन गाद होती है या कीचड़ जिसको हम कह सकते हैं। इसमें एल्यूमिना का अंश अधिक होता है और इनकी उत्पत्ति के कारण समुद्री जल जो है वो काफ़ी मटमैला दिखाई देता है। जहाँ कहीं पर भी ये पंख जो पाए जाते हैं, सिल्ट या मृत्तिका जो पाई जाती है, वो काफ़ी पानी जो है वो काफ़ी मटमैला दिखाई देता है। स्थलजात सामग्री को मतलब कि स्थलों की चट्टानों
का जो अपरदित पदार्थों का जो चूर्ण है उनको सागर की तली तक पहुंचाने में वायु भी सहायता करती है। हवा भी अपने साथ तुल के कणों को उड़ा कर ले जाती है और सागरों की सतह पर ये जमा कर देती है। अगला है पंख या कीचड़। पंख के कण जो होते हैं वो मृतिका के कणों से भी काफ़ी सूक्ष्म होते हैं और ये पानी में झूलती हुई अवस्था में या घूल कर महासागरों में काफ़ी दूर तक ये जमा हो जाते हैं। ठीक है। और इसके जो ये अलग अलग रंगों में हमको दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि नीला, लाल और हरा पंख। ये रंग जो है वास्तव में कीचड़ में मिले हुए जो खनिज पदार्थ के कारण उत्पन्न होते हैं और रंग के आधार पर मरे ने इनको 3 भागों में विभाजित किया है, नीला, लाल और हरा। तो नीली पंख जो है उन चट्टानों के अवशेषों से बनती है जिसमें लोहे के सल्फाइड और जैव तत्व का अंश अधिक होता है। नीले पंख में लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है और जैव तत्वों की अधिकता इसमें होती है। इस पंख में, इस प्रकार के पंख में या नीली पंख में 35% चूने के कण और 60% जो है चीका मिट्टी ये पाई जाती है। जिन सागरों में नदियाँ काफ़ी तेज़ी से गिरती है वहाँ पर ये पदार्थ समुद्रों में 600 से 800 किलोमीटर की दूरी तक मिलते हैं और ये जो नीली पंख है लगभग विश्व के सभी महासागरों में ये पाई जाती है। अगला है लाल पंख। इसका निर्माण उस चट्टान से होता है जिसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। लौह ऑक्साइड में चूने का अंश 30 और सिलिका का अंश जो है वो ना के बराबर होता है और इसका विस्तार, लाल पंख का विस्तार जो है वो पीला सागर, ब्राज़ील के तट और अटलांटिक महासागर के तट पर पाया जाता है। अगला है हरा पंख। नीली पंख का ही रासायनिक परिवर्तन हो जाने के कारण नीली पंख जो है वो हरी पंख में परिवर्तित हो जाती है। हरी पंख का निर्माण होता है और यह क्यों होता है? क्योंकि यह ग्लूकोनाइट नामक खनिज के कारण होता है। ग्लूकोनाइट क्या है? ग्लूकोनाइट लोहे का सिलिकेट है जो जैविक पदार्थों के क्षय होने वाले स्थानों पर ये पाया जाता है और यह जैविक पदार्थ जो है ये एक जीव होता है, फोरामिनीफेरा नामक का जो जीव होता है उसकी कोशिका में ये भर जाता है और जब ये जीव के खोल जब पानी में घुल जाते हैं तब ग्लूकोनाइट के ढांचे गोल कणों के रूप में रहकर हरी पंख का निर्माण करते हैं। और यह हरी पंख जो है वो उत्तर अमेरिका के प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के तटों पर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के तट और अफ्रीका के उत्तरी भागों में ये पाई जाती है और इन विशेषकर हरी पंख का जो जमाव है वो उन क्षेत्रों में अधिक मिलता है जहाँ पर कि जिन तटों पर बहुत बड़ी नदियाँ न मिलें और ये जो तटीय समुद्री जमाव जो है धीरे धीरे एकत्रित होकर लंबी अवधि तक रासायनिक अपक्षय के द्वारा बदल जाता है, तब यह हरी पंख का निर्माण होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे जैविक पदार्थ।